हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पायर। मेरा नाम आयुषी है और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है जिसमें 5 जजेस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कहते हैं, और इसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, और उनके साथ हैं जस्टिस संजय कौल, हीमा कोहली, PS नरसिम्हा एंड रविंद्र भट्ट। इस केस में बेसिकली पेटिशनर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि जैसे हेट्रोसेक्सुअल कपल्स यानी मेल एंड फीमेल, बाइसेक्स एंड बाई जेंडर जब आपस में शादी करते हैं तो उनकी शादी को लीगल रिकग्निशन दिया जाता है, उसी तरीके से LGBTQ कम्युनिटी जब आपस में शादी करे तो उनके यूनियन को भी लीगल रिकग्निशन मिले। और ये लीगल रिकग्निशन वो क्लेम कर रहे हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बेसिकली गवर्न करता है और रेगुलेट करता है और प्रोसीजर बताता है ऐसी मैरिज का जो कि आप पर्सनल लॉ के अंदर नहीं करते हो। हमारे पर्सनल लॉ यानी जो हमारे फैमिली डोमेन को गवर्न करता है वो डिपेंड करता है हमारे रिलीजन के ऊपर। मतलब अगर आप हिंदू हो तो आपको गवर्न करेगा हिंदू लॉ, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको गवर्न करेगा मुस्लिम लॉ, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको गवर्न करेगा क्रिश्चियन लॉ। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रिलीजन के अंदर अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से, अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली जो लोग इंटर रिलीजन शादी करते हैं यानी हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हिंदू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे लोग जब शादी करते हैं तो उनका जो रिकग्निशन होता है मैरिज का वो उनको मिलता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो इसी मैरिज एक्ट के अंदर, मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर LGBTQ कम्युनिटी भी चाहती है कि उनकी मैरिज को भी रिकग्निशन मिले। तो बेसिकली LGBTQ कम्युनिटी क्यों चाहती है कि उनकी मैरिज लीगली रिकग्नाइज्ड हो? क्योंकि जब आपकी मैरिज को लीगल रिकग्निशन मिलता है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंशियल राइट्स मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ के अंदर आपको मिलता है मेंटेनेंस, चाइल्ड अडॉप्शन, चाइल्ड कस्टडी, डिवोर्स और प्रॉपर्टी राइट्स। फिर आपको फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको बैंक अकाउंट्स के केसेस में, टैक्सेशन के केसेस में, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के केसेस में, एम्प्लॉयमेंट लॉज में जैसे पेंशन बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, फिर हेल्थ के केसेस में सरोगेसी, आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे IVF। फिर क्रिमिनल लॉ में भी जैसे कि डाउरी डेथ का ऑफेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस या क्रूएलिटी का ऑफेंस, इन सब में जब आप एक मैरिड कपल होते हो तो आपको जो बेनिफिट मिलता है वो अगर आप मैरिड कपल नहीं हो तो नहीं मिलेगा। इसी वजह से जो LGBTQ कम्युनिटी है वो लीगल रिकग्निशन मांग रही है अपनी मैरिज का, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप उनको ये लीगल रिकग्निशन नहीं देते हो तो उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं? आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 के अंदर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो पेटिशनर्स क्लेम कर रहे हैं कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं अगर आप उनके मैरिज को लीगल रिकग्निशन नहीं दे रहे हो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 मेजर जजमेंट्स की बात की है। सबसे पहले लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें ये कहा गया था कि आपके पास पूरा राइट है कि आप जिससे चाहो उससे शादी कर लो अगर आप एक अडल्ट है। मतलब अगर आप 18 ईयर्स के ऊपर हैं तो आपकी चॉइस है ये खुद की कि आप किससे शादी करना चाहते हो, और ये जो आपका राइट है ये आपका राइट फॉल करता है अंडर आर्टिकल 21, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये चॉइस आपके पास है। दूसरा जजमेंट जो पिटिशनर्स ने कोट किया है वो है केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2017 का जजमेंट है, जिसमें 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उनका जो राइट है वो सो कॉल्ड राइट नहीं है, वो राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एज वेल एज अंडर आर्टिकल 19 विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर तीसरा केस जो कि मेन केस है, जो लैंडमार्क जजमेंट है हमारे इंडिया का, वो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में साफ साफ कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था सेक्शन 377 को, जो कि कहता था कि जो अननेचुरल सेक्स होता है या अननेचुरल जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होती हैं वो एक ऑफेंस होती है। तो इसको डीक्रिमिनलाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोल दिया था कि जो LGBTQ हैं उनके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेम है जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स या हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स के पास होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको भी अपना पार्टनर चूज करने का राइट दिया जाएगा, उनको भी ये फ्रीडम है कि वो सेक्सुअल इंटीमेसीज बना सकते हैं।
तो इन तीनों जजमेंट्स को कोट करते हुए पेटिशनर्स ने अगेन ये क्लेम किया है कि अगर हमारे पास ये सारे राइट्स हैं तो हमको शादी का भी राइट होना चाहिए और हमारी शादी भी लीगली रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। जो ऑपोजिशन है या जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने इस क्लेम को कैसे रिफ्यूट किया है? हमारे जो पहले रेस्पोंडेंट्स हैं वो है यूनियन ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो मैरिज है इवन दो इट फॉल्स अंडर अ पर्सनल डोमेन, इट फॉल्स अंडर पर्सनल लॉ, बट ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। और जो हमारे लॉज हैं वो जिस तरह से मैरिज को देखते हैं वो बेसिकली हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के नज़रिए से मैरिज को देखते हैं। और अगर आप LGBTQ को भी इस मैरिज के अंदर रिकग्नाइज करते हो, मतलब इस सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको भी रिकग्निशन देते हो, तो इंटरप्रिटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी और इतने सारे जो लॉज हैं उनमें बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो चेंजेस हैं इनको लाने की जो पावर है वो केवल लेजिस्लेचर के पास है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट। दूसरी चीज़ उन्होंने ये चीज़ बोली है कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और क्योंकि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए विदाउट डिबेट, मतलब विदाउट डिबेट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैरिज के अंदर LGBTQ कम्युनिटी की भी मैरिज फॉल करेगी। फिर जो दूसरे रिस्पोंडेंट्स हैं वो हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो मुस्लिम की हों, चाहे वो हिंदूज़ की हों, चाहे वो क्रिश्चियंस की हों, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैरिज एक सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन है और चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या नहीं हो, वो केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के बीच में ही हो सकता है। मतलब एक तरफ मेल बाय सेक्स एंड बाय जेंडर एंड दूसरी तरफ फीमेल बाय सेक्स एंड बाय जेंडर, उनके बीच में ही मैरिज अलाउड है हमारे पर्सनल लॉ के अंदर। उसके अलावा और किसी भी तरह की जो भी यूनियंस हों, जो भी रिलेशनशिप्स हों, हम उनको मैरिज नहीं कंसिडर कर सकते। तो अभी तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसको डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग 3 और चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। हम लोग LGBTQ को समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे सेम सेक्स मैरिज क्या होती है, और तीसरी चीज़ हम लोग समझेंगे कि कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं या जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकग्नाइज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि LGBTQ है क्या, या फिर LGBTQ कम्युनिटी होती क्या है। इसको समझने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेक्स को, दूसरा हम लोग देखेंगे जेंडर आइडेंटिटी को, तीसरा हम लोग समझेंगे सेक्सुअल ओरिएंटेशन को। तो सेक्स क्या होता है? सेक्स बेसिकली आपका असाइन हो जाता है एट बर्थ, मतलब जब आप पैदा होते हो तो आपकी एनाटॉमी को देख के, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी को देख के, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि आप किस सेक्स को बिलोंग करते हो। मतलब आप ट्रेडिशनल मेल हो या ट्रेडिशनल फीमेल हो, ये आपका बचपन में डिसाइड कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका सेक्स। आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? जेंडर आइडेंटिटी बेसिकली ये होती है जो आप अंदर से फील करते हो। मतलब हो सकता है आपका एट बर्थ जो भी सेक्स असाइन किया गया हो वैसा आप अंदर से ना फील करते हो। तो जैसा आपका पर्सनल फीलिंग होता है उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। और ऐसा हो सकता है कि जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी हो वो जो आपको एट बर्थ सेक्स असाइन किया गया था उससे डिफरेंट हो। ओके, अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये होता है कि आप किस तरह के व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हो, मतलब आप कैसे लोगों से अट्रैक्ट होते हो, सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। नाउ जो हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनका जो सेक्स होता है और उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो सेम होती है, और उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है वो ऑपोजिट सेक्स के टूवर्ड्स होता है, और वो ऑपोजिट सेक्स होता है या तो मेल अगर आप फीमेल हो तो, और या तो फीमेल अगर आप मेल हो। नाउ जो LGBTQ कम्युनिटी है उसमें क्या होता है? उसमें आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो आपकी डिफरेंट होती है फ्रॉम व्हाट वाज असाइन टू यू एट बर्थ। मतलब जो सेक्स आपको बर्थ पे असाइन किया गया था उससे आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है, या तो आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स। तीसरी चीज, आपका जेंडर आइडेंटिटी भी डिफरेंट होता है और आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होता है फ्रॉम हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स। और हम लोग अब होमोसेक्सुअलिटी वर्ड का नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग होमोसेक्सुअलिटी वर्ड क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी बहुत ही नैरो टर्म है। उसका सिर्फ मतलब ये होता है कि
सेम सेक्स, मतलब दो लोग जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं सेक्सुअली इमोशनली, वो सेम सेक्स के हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नैरो डेफिनेशन है। जो LGBTQ की डेफिनेशन है वो इससे कहीं भी ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि उसमें आपका जेंडर आइडेंटिटी भी आता है, उसमें आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आता है, और उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो अब हम लोग इस चार्ट में देखेंगे कि LGBTQ का फुल फॉर्म क्या है, और जो फुल फॉर्म है उसके अंदर अलग अलग कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ फॉल करती हैं। तो सबसे पहले है लेस्बियन। तो जब आप सेम सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी के इंसान से अट्रैक्ट होते हो और आप फीमेल हो तो आप कहलाओगे लेस्बियन। और अगर आप सेम सेक्स या फिर जेंडर आइडेंटिटी के इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हो और आप मेल हो तो आप कहलाओगे गे। मतलब फीमेल टू फीमेल इज लेस्बियन एंड मेल टू मेल इज गे। उसके बाद आते हैं बाइसेक्सुअल्स। बाइसेक्सुअल्स वो होते हैं जो दोनों तरह के सेक्स या फिर जेंडर आइडेंटिटी से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो मेल से भी अट्रैक्ट होते हैं और वो फीमेल से भी अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स ऐसे लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट होती है फ्रॉम द सेक्स विच वॉज असाइंड टू देम एट बर्थ। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट है फ्रॉम द सेक्स विच वॉज असाइंड टू देम एट बर्थ। मतलब जैसा वो अंदर से फील करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है वो डिफरेंट है उस सेक्स से जो उनको बचपन में असाइन कर दिया गया था। उसके बाद आता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स ऐसे लोग हैं जिनकी जो फिजिकल बॉडी है, जिनकी जो एनाटॉमी है, बचपन से ही उसमें ट्रेडिशनल मेल और ट्रेडिशनल फीमेल्स के फीचर्स हैं। मतलब उनके फिजिकल बॉडी में उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो जेनिटल्स हैं, या उनके फिजिकल बॉडी की जो अपीयरेंस है उसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसमें ट्रेडिशनल मेल और ट्रेडिशनल फीमेल का मिक्स है। उनको हम लोग बोलते हैं या वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज इंटरसेक्स। उसके बाद आता है नॉन बाइनरी। नॉन बाइनरी ऐसे लोग हैं जो किसी भी जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। उसके बाद आता है क्वीर। क्वीर ऐसे लोग हैं जो हेट्रोसेक्सुअल तो नहीं हैं, लेकिन जो ऊपर मैंने जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस बताई उसमें भी वो फॉल नहीं करते हैं। वो फ्लूइड है, वो सब में भी फॉल कर सकते हैं और वो किसी में भी फॉल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है प्लस, क्योंकि हम लोग जनरली लिखते हैं LGBTQ+। तो ये जो प्लस है ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जिनका अभी कोई नामकरण नहीं किया गया है। मतलब उनको आप कोई अभी नाम नहीं दे सकते हो, बट वो एग्जिस्ट करते हैं, वो फॉल करते हैं LGBTQ+ के अंदर। अब दूसरी चीज़ है सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जो डिफाइन करता है इन्हीं LGBTQ कम्युनिटी या LGBT कपल्स की मैरिज को, लेकिन ये सिविल यूनियन से डिफरेंट है। सिविल यूनियन बेसिकली रिकॉग्नाइज करता था LGBTQ कपल्स के यूनियन को और उनको ऐसे राइट्स प्रोवाइड करता था जो कि आपको मैरिज में मिलते हैं। क्योंकि मैरिज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टर्म था, उसके अंदर केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल्स फॉल करते थे, इसीलिए उन कंट्रीज़ ने और ज्यूरिसडिक्शंस ने एक नया वर्ड इजाद किया, सिविल यूनियन, टू डिफाइन सच काइंड्स ऑफ यूनियन विच एग्जिस्ट बिटवीन LGBTQ कपल्स। और उनको वो सारे राइट्स उन्होंने प्रोवाइड किए जो कि आपको मैरिज के कॉन्सिक्वेंस में मिलते हैं। तो ऐसा इंडिया में भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज की जगह सिविल यूनियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लेकर आए। लेकिन ऐसी कंट्रीज जहाँ पर सिविल यूनियन रिकॉग्नाइज था, अब सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज हो चुका है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो? जैसे US, नॉर्वे, स्वीडन, इन सारी कंट्रीज में पहले सिविल यूनियन रिकॉग्नाइज था और अब सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो एट प्रेजेंट देयर आर 34 कंट्रीज जहां पर सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज्ड है, और नीदरलैंड 2001 में पहली कंट्री थी जहां पर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन दिया गया था, और एशिया में ताइवान पहली कंट्री है जहां पर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन मिली है। तो दैट इज इट अबाउट सेम सेक्स मैरिज। अब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तो मैं फॉलो ऑन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू हिट लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है थ्रू आउट द वीडियो, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।